नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मॉनसून की दस्तक से पहले राजस्थान और देश भर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश में 1009 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग, महाराष्ट्र के ठाणे का 21 साल का युवक और जयपुर में मिला अधेड़ लावारिस कोविड संक्रमित शामिल है। देश में 20 से ज्यादा राज्यों में कोविड संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सतर्कता बरती जा रही है। अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर और जरूरी उपकरणों और दवाइयों के बंदोबस्त जांचें परखे जा रही हैं। राजस्थान में भी 15 से ज्यादा कोविड संक्रमित मिल चुके हैं। मानसून का दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ है और केरल में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस 430 रिकॉर्ड हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 209 से ज्यादा कोविड के मामले हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 104 और गुजरात में 83 से ज्यादा कोविड के केसेस सामने आ चुके हैं। डीडवाना में 2 महीने की नवजात बच्ची कोविड पॉजिटिव पाई गई है, जिसका इलाज एम्स जोधपुर के एनआईसीयू में चल रहा है और जोधपुर एम्स में 4 कोरोना संक्रमित में से 3 संक्रमित बच्चे हैं। चौथा संक्रमित 38 साल का युवक है। आरएनटी उदयपुर में 27 साल का एक युवक पॉजिटिव मिला है और एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में 68 साल का वृद्ध संक्रमित पाया गया है, जो अजमेर के केकड़ी का निवासी है और जयपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। राजस्थान के 9 शहरों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। फालोदी, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कुचामन, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 फैल रहा है, जो कि ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहते हैं, जिसमें कि करीब 30 म्यूटेशंस हैं और इसमें कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट मिले हैं। WHO ने दोनों वेरिएंट्स को निगरानी में रखा हुआ है। कोविड से निपटने की कितनी तैयारी अस्पतालों में है, नवजात बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों या जिन्हें कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके लिए ये कितना घातक हो सकता है, क्या सावधानियां रखनी होंगी, कोविड प्रोटोकॉल की पालन कब से सुनिश्चित करनी होगी। अपनी बात में आज मॉनसून से पहले मुसीबत कोरोना की दस्तक पर एक्सपर्ट पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। तो कोरोना के मामले देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश भर में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारत में जो कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हुई है वो कितना घातक है, किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अभी पिछले हफ्ते के अंदर टोटल मिलाकर के 4 पेशेंट्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं कोविड के लिए। इनमें से हमने जो एक पेशेंट था वो तो कल ही आया था, तो हमने हमारे यहाँ पर भी जीन सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी है। उससे पहले हमने 2 पेशेंट के सैंपल पुणे भिजवा रखे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। जीन सीक्वेंस की रिपोर्ट आएगी तो वेरिएंट वगैरह के बारे में पता चलेगा। लेकिन इन पेशेंट्स में ऐसा कोई नहीं था, जैसे 3 पेशेंट थे उसमें कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं था। एक चौथा पेशेंट था वो बिल्कुल डिबिलिटेड कंडीशन के अंदर लावारिस के रूप में हमारे पास एडमिट हुआ था और उसके रूटीन टेस्ट कराए गए थे, उसमें कोविड पॉजिटिव आया था। वो पेशेंट अभी एक्सपायर हो गया। और चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट है, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं GMC अलवर के, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर छवि गुप्ता हमारे साथ हैं और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर नेहा अग्रवाल भी जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी डॉक्टर नरेंद्र, अभी के दौर में कोरोना ने नया रूप लिया है और ये जो वायरस है अब रूप बदलकर इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब तक राजस्थान में 15 मामले सामने आ चुके हैं। लोगों को किस तरीके से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और सबसे बड़ा सवाल कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण और अभी जो एकदम हमारे लिए एक विशेष परिस्थिति बनाने वाला जो ये कारण बना है उस पर चर्चा आयोजित की है। जैसा आप कह रही हैं कि ये देखिए लगातार निरंतर ये जैसे जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए रोगी कोविड-19 के मिल रहे हैं अपने को। और कोविड-19 की जो मुख्य बात है वो यही है कि ये इस तरह का वायरस है जो म्यूटेट बहुत करता है और
कितने ही इसके वेरिएंट्स आपने जब पिछली बार इसका जब संक्रमण आया था तब बहुत अधिक संख्या में इसके वेरिएंट्स आए थे और उनमें से कुछ वेरिएंट ऐसे थे जिनको हम कह सकते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे और इंटरेस्ट के थे। कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब, कंसर्न मतलब वो उस तरह के वेरिएंट जो हमारे शरीर में जाकर घातक बीमारियां हम कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी वेरिएंट्स जो इस वर्ष आए हैं अभी तक, वो वेरिएंट्स को हम कंसर्न वाले तो वेरिएंट्स अभी तक नहीं माने गए हैं WHO के द्वारा कहीं पर भी, ना भारत में ना भारत के बाहर जी। पर उनको इंटरेस्ट का जरूर माना गया। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो उनके अगर म्यूटेशन होते हैं तो उसके कारण से वो कंसर्न के हो सकते हैं और उसके कारण जो व्यक्ति उससे ग्रसित होंगे वो काफी ज्यादा उनमें बीमारी गंभीर हो सकती है। गंभीर जैसा कि आप जानती हैं कि पिछली बार जब हुआ था तो ऐसा मान रहे थे हम कि अगर जैसे 100 लोगों को कोविड होता था तो 100 में से 90 लोग तो ऐसे होते थे जो अनडिटेक्टेड, मतलब उनमें बिना टेस्ट के ही वो ठीक हो जाते थे, पर 10 ऐसे होते थे जिनको हॉस्पिटल में लाना पड़ता था और 10 हॉस्पिटल में लाने में 5 ऐसे होते थे जिनको हमको आईसीयू में और फिर ऑक्सीजन सपोर्ट तक देना पड़ता था। जी। ये एक तरह की परिपाटी चलती थी। जी। पर अगर ये बहुत बड़ी संख्या में हो जाए तो वो 100 में से मान लीजिए अगर ये करोड़ों लोगों को एक साथ संक्रमित कर दे तो वो जो 10% भी होंगे वो भी इतनी बड़ी संख्या होगी कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाएगा, मतलब संभालना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, हमको स्पेशल सब कुछ करना पड़ेगा। तो जरूरी ये है कि हम अभी से ही सारी सावधानियां बनाना शुरू करें और जैसे जितनी जल्दी हो, हम जैसे ही किसी के सिम्टम्स जैसे हल्के से भी आने लगे तो वो तुरंत उसके लिए जाए, उपचार के लिए अपना टेस्ट कराए और हाँ। टेस्ट में अगर पॉजिटिव नहीं भी आए, टेस्ट में शुरू शुरू में पॉजिटिव आना कोई जरूरी नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नहीं भी आए तो भी उसको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो तुरंत तुरंत प्रभाव से उसको देना ही चाहिए, जिससे कि उसके सिम्टम्स खत्म हो और वो बीमारी की आगे गंभीर होने की संभावना को हम कम कर सकें। उसके अलावा वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, हाथ अपने धोने हैं, बिल्कुल। निरंतर अपना ऑक्सीजन जो है हम कहते हैं एसपीओ वो देखना है कि कहीं 95% से कम तो नहीं हो गया। ये सब नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम अपनी तरफ से उसकी तरफ से सावधानी रखेंगे तो ये एक फेज निकल जाएगी। फिर अपने को ये देखना चाहिए कि कोविड का जो ये वायरस है, ये वायरस एक तरह से जैसे इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस मान जी, सकते हैं जी। इसको, तो ये हमेशा आता रहेगा। हाँ। पर अगर लगातार ये कमजोर नहीं होता गया और इसके म्यूटेशन में कोई म्यूटेशन ऑफ कंसर्न का हो गया तो ये हमारे लिए काफी चिंताजनक हो सकता है। तो उसके बिल्कुल सही लिए कहा तो सर आपने। निरंतर सावधानी रखनी पड़ेगी और अपने जो ये सबसे जरूरी सर कंसोर्टियम बना इस हुआ वक्त है वो सावधानी इसको बरतना चेक है। करे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। डॉक्टर नरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। मॉनसून से पहले कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है और अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। सबसे पहले इस वक्त लोगों को समझने की जरूरत है कि कैसे उन्हें इससे बचना है। ये वेरिएंट जो कोरोना का नया आया है, ये कितना खतरनाक है, लोगों में इसकी पहचान कैसे हो पाएगी और लोग इससे कैसे अपने आप को बचाएं, ये बहुत जरूरी है। क्या बताना चाहेंगे सर आप? जी, डॉक्टर नरेंद्र। तो जाएंगे एक बार डॉक्टर नरेंद्र के पास, उससे पहले हम लोकेंद्र जी के पास चलते हैं। लोकेंद्र जी, देखिए राजस्थान में अब तक 15 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं और जयपुर में भी एक शख्स की कोरोना की वजह से आज मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग ने अब कैसी तैयारी की है? अस्पतालों में व्यवस्थाओं को इस वक्त कितना जरूरी है कि दुरुस्त किया जाए ताकि अगर कोविड संक्रमित मरीज पहुंचते हैं तो किसी प्रकार की कोई वहां पर दिक्कत ना हो, कोई परेशानी मरीजों को ना हो? कैसी व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के लिए भी की गई हैं और बेड में? ये आपके द्वारा जो जागरूकता का किया जा रहा है बहुत जरूरी चीज है कि लोगों को वापस जागरूक किया जाए और सावधानी रखा जाए। ये एक अच्छा पहल है। इस समय अभी जो वेरिएंट जो देखने में आ रहा है वो एक तरह से माइल्ड इलनेस के साथ वेरिएंट है, इसलिए ज्यादा वैसे चिंता की जरूरत तो नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये थोड़ा बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, ये इसके केसेस बच्चों में भी देखने को आ रहे हैं। तो सावधानी अपन को पूरी रखनी है और जैसे ही कोई सिम्टम और ये आते हैं
उन पेशेंट्स को अपन टेस्ट कराया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनका एक्टिव सर्विलेंस किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। और रही बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी और इनकी जो है वो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी अपना जो पहले हुआ था और वैक्सीन को भी कारगर है, तो अपन प्रिकॉशन रखें, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी रही ऑक्सीजन की, इनकी कहीं भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है, सभी तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इसलिए ज्यादा विशेष परेशानी की या टेंशन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यानी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे में समझदारी दिखाने की जरूरत है लोगों को। डॉक्टर छवि, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से ये खतरा बढ़ता जा रहा है और खासकर कोरोना का जो नया वेरिएंट है इसकी चपेट में नवजात बच्चे आ रहे हैं, अभी बच्चों और बुजुर्गों की इस वक्त केयर की कितनी जरूरत है ताकि ये जो संक्रमण उन्हें अपनी चपेट में ले रहा है उससे बचाया जा सके? सावधानी और सतर्कता के साथ, समझदारी के साथ लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो एक नया वेरिएंट है, ये ओमनिगोरॉन जो हमारा थर्ड वेव आया था उसी का वन ऑफ द डिसेंडेंट वेरिएंट है। तो इस वेरिएंट में इन्फेक्शन स्प्रेड होने की यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी की क्षमता ज्यादा है, यानी कि ये एक समय पे ज्यादा लोगों को ग्रस्त कर सकता है। अब वायरस की एक खास बात होती है, अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई आता है, जैसे मान लीजिए अगर इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसका विरुलेंस कम होता है, क्योंकि ये वायरस का एक नेचुरल कोर्स होता है। लेकिन कोई भी अगर इस तरीके का वायरस है, अगर हम कहें कि ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, सिम्टम्स इसके माइल्ड है, माइल्ड कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर तक ही है, लेकिन जो नवजात शिशु हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो या फिर जो और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, उनमें कई बार मामूली सा वायरस भी काफी खतरनाक साबित हो जाता है। तो ऐसे केस में इन लोगों को सतर्क रहने की और सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इस टाइम पे भी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके देखिए ये वायरस के केसेस आते रहेंगे, आगे भी बीच बीच में हो सकता है नए वेरिएंट्स आते रहे और पोस्ट पैंडेमिक फेज के बाद ये हो सकता है वायरस एंडेमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तब भी हमें इस केस में जो भी हमारे बुजुर्ग हो गए, नवजात बच्चे हो गए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, इनका खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोविड की या कोरोना वायरस की 3 वेरिएंट्स और पीक्स देख चुके हैं। हम सब जानते हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है और हमें कैसे इसके लिए अपने आप को बचाना है। तो बस आपको अपना गियर कम नहीं करना है, आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे वापस शिफ्ट होना है। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। डॉक्टर नेहा, आप को इस पर जोड़ना चाहूंगी। देखिए चूंकि लोग लगातार अब काफी रिलैक्स हो गए थे क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अब नए वेरिएंट के दस्तक के बाद अब लोगों को सावधान रहने की कितनी जरूरत है? कैसे अपने आप को एक बार फिर से तैयार रखना कि अगर ये संक्रमण फैलता है तो हम अपने आप को अपनी समझदारी से सुरक्षित रखें, जो प्रोटोकॉल पहले थे कोरोना को लेकर उसे फिर से पालन किया जाए, वो जो सावधानियां बरतने की जरूरत है एक बार फिर से उसको अलर्ट रहकर अपनों और अपना भी ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में पैनिक ना होना, ये कितना जरूरी है इस वक्त? जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, बेसिकली जो हमने लास्ट वेव में देखा है उसमें इलनेस इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती है। जो लास्ट टाइम का डेटा है, ऑलमोस्ट कुछ 500-600 बेबीज थे जो हमारे प्रूवन थे, जो एडमिट हुए थे, लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट 70% बेबीज थे जो हमारे दे वर ईदर एसिम्प्टोमेटिक या उनमें कुछ ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे। और उनमें भी हमें जो भी मैनेजमेंट था, जो एक न्यूबॉर्न का मैनेजमेंट होता है, हमने उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया था एंड लकीली द मोर्टेलिटी वाज नॉट वेरी हाई। हमने उन सबको अच्छे से ही सारे बच्चे सेव हुए थे। सो बेसिकली इसमें न्यूबॉर्न्स के लिए हमें डेंजर साइंस का ज्यादा ध्यान रखना होता है, जैसे कि उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनकी फीडिंग कैसी है, बिकॉज फीवर दे मे हैव ऑन एंड ऑफ। उसके अलावा उनका ओवरऑल लुक कैसा है, उनकी ब्रीदिंग एफर्ट्स कैसे हैं, इन चीजों को हम घर पे भी मॉनिटर कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज कि हमको प्रिकॉशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट है, विजिलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिकॉशन अभी ऐसे समय में बेहद जरूरी है, खासकर नवजात शिशु
और जो बुजुर्ग हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण का ये जो चेन बढ़ता जा रहा है इसे रोका जा सके। डॉक्टर नरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए अभी फिलहाल अब इस नए वेरिएंट के दस्तक के बाद बातचीत हो रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर, अब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया था अब उनको लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खतरा उनके लिए अभी ज्यादा बढ़ सकता है, ये जो नया वेरिएंट है क्या उन लोगों पर ज्यादा असर पड़ सकता है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था? संभावना है, पर आप देखिए कि जो वैक्सीन पहले बने हैं, हालांकि जो पहले वैक्सीन बने हैं उनसे कुछ लेवल तक की इम्यूनिटी होगी और रही होगी, पर अभी तक यह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है कि वो जो पहले वैक्सीन लगे, चाहे वो कोविशील्ड लगा या कोवैक्सीन लगा, उन दोनों वैक्सीन के लगने से जो इम्यूनिटी है वो अभी तक बनी हुई है, और ये जो वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये सब चीजें अभी जब तक टेस्ट नहीं हो जाएंगी तब तक इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। पर ये तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने पहले वैक्सीन जिनके लगा हुआ है वो उनको कुछ ना कुछ तो वो प्रोटेक्टेड हैं उनकी तुलना में जिनको बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगा। और निश्चित रूप से जो हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, उनमें तो संभावनाएं इसके कारण रहती ही रहती हैं। तो ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि अब हमको इन सब के बारे में किसी सीमा तक जानकारी है और हम इसके बारे में अलर्ट भी हैं। जो मुख्य बात है वो ये है कि ये एक इस तरह का रोग है जो कि कहीं एक जगह, एक क्लस्टर में, एक पॉकेट में, एक इलाके में नहीं है, ये बहुत वाइड स्प्रेड है। जैसा आपने देखा केरल में इतने सारे केस हैं, तो बेंगलोर में भी हैं, फिर राजस्थान में भी हैं, और जगह भी मिल जाएंगे जहां जहां पर भी टेस्ट होंगे। तो ये बताता है कि ये वाइड स्प्रेड है, सब जगह है ये, पर ये सबको उस ढंग से नहीं अफेक्ट कर रहा है जिससे कि उनके सिम्टम्स आ रहे हैं और वो सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल या कहीं हेल्थ फैसिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये है तो वाइड स्प्रेड। अब यही है कि अगर ये वाइड स्प्रेड है, कब ये फ्लेयर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये कुछ कहना बहुत मतलब स्पष्ट नहीं रहता इसके लिए। तो इसके लिए तो यही है कि हम जागरूक रहें, और जैसे ही हमारे को कोई भी सिम्टम्स इस तरह के आए जो हमको लगे कि हो सकते हैं संभावना इसके कारण से, मतलब उनको टाले नहीं कि भाई अभी डिले कर लेते हैं। अगर वो सब किया गया तो निश्चित रूप से हम इसमें बहुत आसानी से इसको कंट्रोल और रेगुलेट कर लेंगे। और फिर ये एंडेमिक तो ऐसा संभावना है कि रहने ही वाला है, मतलब एंडेमिक मतलब ये उपस्थित तो रहेगा ही, बहुत ही चाहे लो लेवल ऑफ प्रेवलेंस पे रहे, पर ये बना रहेगा, ये तो है ही। और यही एक कारण है कि अभी तक ये समाप्त नहीं हुआ, ये वापस आ गया। पिछले वर्ष भी कुछ केसेस तो बहुत ही कम पर रिपोर्ट तो हुए ही थे, पर अब ये थोड़े ज्यादा रिपोर्ट हो गए। तो महत्वपूर्ण यही है कि जो सावधानियां हम कर सकते हैं वो सावधानियां उतनी अधिक से अधिक लें, और उन सावधानियों के आधार पर ही हम इसको नियंत्रण और कोशिश में लाएं। बाकी दवाइयों की जितनी आवश्यकता है इसके लिए, जिस तरह की दवाइयां हैं वो सारी दवाइयां तो आजकल बहुत उपलब्ध हैं ही, और हॉस्पिटल्स भी इसके लिए अब लगभग सब तैयार हैं। पिछली बार की तरह ये नहीं होना चाहिए कि जो क्योंकि वो पहली बार था जब 2020 में, तब उस समय तो काफी कुछ सप्लाई चेन सिस्टम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, पर अब तो हम बिल्कुल वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हम इनको मैनेज कर सकते हैं, और बिल्कुल सही कहा सर आपने। करनी अभी जो स्थितियां बन रही हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी पहले से ही जरूरी है। डॉक्टर लोकेंद्र, देखिए जो पहले तस्वीरें हमने देखी थी बेहद भयावह थी, जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, उसमें अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जो बेड की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब समय हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि अब तैयारियों को कैसे पूरा रखना है, कैसे हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना है, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती भी है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी अस्पतालों में ना हो। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। इस समय सभी को लोग एक्सपीरियंस्ड हैं कैसे मैनेज करना है चीजों को, और ऑलरेडी पहले ही ऑक्सीजन और इनकी व्यवस्थाएं भरपूर है। इस तरह की परिस्थिति में भी कहीं कोई परेशानी आने की संभावना दिख नहीं रही,
और ये जो वेरिएंट है अभी तक माइल्ड फॉर्म का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइल्ड फॉर्म में वेरिएंट है। दूसरा, वैक्सीन जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन है अपन पहले से हो चुका है, उसके लिए भी ये इफेक्टिव है, वैक्सीन के लिए इफेक्टिव है। और दूसरा, इतने ज्यादा थोड़ा बहुत बच्चों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और सभी को पता है कोविड बिहेवियर का, सबको पता है, सभी लोग अवेयर हैं। तो प्रॉपर्ली सभी अपने कोविड बिहेवियर का पालन करें और उसका एज सच रूटीन में भी अगर कोविड बिहेवियर रखते हैं तो उसमें भी एज सच और बीमारियों में भी इसका फायदा होता है। तो अगर कोविड बिहेवियर का पालन किया जाएगा तो कहीं कोई इतनी परेशानी आने की संभावना नहीं है। जहां तक केसेस आ रहे हैं उसमें सीरियस केसेस नहीं है, माइल्ड फॉर्म के केसेस हैं, ना कोई बहुत ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन रेट को देखा जाता है। मॉर्टेलिटी अगर देखी जाए तो मॉर्टेलिटी भी का जो परसेंटेज है वो भी ऐसा कोई ज्यादा अभी तक फिगर ऐसा दिख नहीं रहा। बस ये है कि एक्टिव सर्विलांस की जरूरत है, वॉच रखें, वेट एंड वॉच रखें और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें, ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन आती है उसका पालन करते हुए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि छोटे बच्चों में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं वो हमेशा ही एट रिस्क रहते हैं। वो चाहे कोविड अभी और भी बीमारियां वो एट रिस्क रहता है, तो उनको सबको उनके लिए प्रिकॉशन रखें, उनके लिए प्रॉपर टेस्टिंग कराई जाए, उनके लिए जांच कराई जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डॉक्टर छवि, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए संक्रमण के जो मामले बढ़ रहे हैं देश भर में, एक चिंता का विषय है और ऐसे में इस सिचुएशन में लोग पैनिक होते जा रहे हैं क्योंकि मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। इस सिचुएशन में पैनिक होने की जगह लोगों को कैसे अपनी समझदारी से निजी स्तर पर अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है? क्योंकि देखिए सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो एडवाइजरी जारी ही की जा रही है, लेकिन अपने स्तर पर लोगों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना इस वक्त में कितना जरूरी है? कि अपने स्तर पे लोगों को वापस से वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा। ज्यादा भीड़ बड़ा इलाके में ना जाएं, स्पेशली बुजुर्ग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग। अगर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं। अगर कहीं बाहर से ट्रैवल कर आ रहे हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से, तो कोशिश करें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे लोग अपने आप को घर में बच्चों से और बुजुर्ग से थोड़ा सा दूर आइसोलेशन में रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीट आइसोलेशन में रहने की जरूरत है, बट थोड़ा सा इन सब समझदारी के स्टेप से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। नियमित रूप से हाथ धोएं। खांसी छींक आने के समय अपने आप उसको स्नीजिंग के टाइम पे रुमाल से या हाथ से मुंह को कवर करें। यही सब जो छोटे छोटे कोविड एप्रोप्रिएट या पॉइंट्स हैं, वही तरीका है जिससे लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ऐसे समय में बेहद जरूरी है। डॉक्टर नेहा, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अभी तक कई मामले देश भर से सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से देखिए लोगों के अंदर जागरूकता की जरूरत है। हालांकि प्रशासन की ओर से तो लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, एक जो रिलैक्स मोड में लोग चले गए थे क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे थे, अब वेरिएंट बदल चुका है, मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अभी सावधान और रहने की कितनी जरूरत है और कैसे अपने आप को लोग सुरक्षित रखें? साथ ही साथ डाइट को लेकर भी बच्चों और बुजुर्ग के इस वक्त घर वालों को कितना ख्याल रखने की जरूरत है? जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें कुछ हमारे बेबी जैसे कि प्रीटर्म बेबी है, दे आर वेरी सेंसिटिव, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो छोटा सा भी इन्फेक्शन उसमें बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है। तो प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो मदर को रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे कि ट्रिपल लेयर मास्क, अगर मदर को सिम्टम्स है तो उन्हें ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, बट एट द सेम टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। इवन इफ मदर इज हैविंग सिम्टम तो ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू नहीं करना है। बच्चे को मम्मी से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चे के लिए। और अगर बड़े बच्चों की बात करते हैं तो वो सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ वाले एरियाज में नहीं जाना है, स्पेशली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो कम से कम हमें भीड़ वाले एरियाज में जाना है, प्रिकॉशन लेना है। बच्चों के लिए हेल्दी खाना खाना है। एज सच अलग से कोई इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। तो और बच्चों के लिए मास्क अभी एज सच लेस देन 6 इयर्स में हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर पहनना भी है तो वो पेरेंट्स के सुपरविजन में ही पहनना है उनको।
बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसकी पहचान करना, इसके सिम्टम्स को समझना, किस तरीके से लोग समझे कि उन्हें अगर किसी तरह की कोई सिम्टम नजर आ रही है तो वो अपने आप को कैसे डॉक्टर के पास उनसे संपर्क करे और अपने स्तर पर भी कैसे सुरक्षा और सावधानी बरतें? क्या ये वेरिएंट है जो नया आया है उसके सिम्टम्स अलग हैं? जी नहीं, सिम्टम्स जी। तो लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले जो वायरसेस के जो थे उसी तरह के हैं। ऑफ कोर्स जो डेल्टा वाला जो वायरस था उसके टाइम पे तो जो सिम्टम्स थे वो बहुत सीवियर हुए थे, पर इसके अलावा इसमें तो बहुत माइल्ड किस्म के सिम्टम्स हैं, जिसमें बुखार, ठंड लग के आना, छींके आना, नाक बहना, शरीर दर्द करना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जैसे ही आपको हों, क्योंकि अब जैसे अभी गर्मी का समय है तो अगर नाक अगर बहने लगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण ये है कि कोई इन्फेक्शन है। तो ये अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत ही अपना नजदीकी जो अस्पताल है और विशेष रूप से जो सरकारी अस्पताल है उसी में आप जाएं और जाके वहां पर ये बताएं, और वो डॉक्टर जो वहां पर हैं वो निर्णय लेंगे कि आपका टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि नहीं है। और फिर अगर टेस्ट होता है, क्योंकि ये रोग का क्या है कि आपको जो इन्फेक्शन लगता है उसके 10 से बिल्कुल। 14 दिन का इसके बीच में इंक्यूबेशन रहता है, उसके बाद हाँ। ये मैनिफेस्ट होता है। और बिल्कुल, जैसा आपने मैंने सही कहा सर कि अगर शुरुआती लक्षण पर ही ध्यान दिया जाए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए तो अपने आप को सुरक्षित और सावधान रख सकते हैं और इस संक्रमण को फैलने से हम रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।